नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। 16 अप्रैल के हम लोग न्यूज देख रहे हैं, किसके? GS2 के न्यूज। ठीक है, तो कौन कौन से दो न्यूज आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंडिया का इनॉग्रल इलेक्शन। तो अभी क्योंकि इलेक्शन का फीवर चल रहा है इंडिया में, तो सबसे पहला जो इलेक्शन था उसके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कैसे डिफरेंस है आज के इलेक्शन से, कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे हम लोग इंडिया की फर्टिलिटी ट्रांजिशन। जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का थोड़ा सा अभी रिप्लेसमेंट TFR के बराबर आ गया है, जो कि 2.1 का होता है, तो धीरे धीरे और कम आने का अंदेशा है। तो उसके वजह से क्या होता है, आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, आपका सबसे पहला जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1951-52 में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और 4 महीने लगे थे पूरा इलेक्शन कन्वर्ट करने में। ठीक है, कंप्लीट करने में। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग इंडियाज इनाग्यूरल इलेक्शन, सबसे पहला इंडिया का इलेक्शन। तो टोटल सीटें कितनी थी? 489 आपकी लोकसभा सीटें हुआ करती थी और करीबन 3283 असेंबली सीट्स हुआ करती थी। ठीक है, तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका बनता है, और वो फिर आपके 14 पार्टियों को कहता है कि आप नेशनल पार्टी हैं, 50 पार्टियों को कहता है आप स्टेट पार्टी है, क्योंकि उस समय कुछ डेटा तो था नहीं। ठीक है, तो एट रैंडम आपको किसी को भी आपका नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बना दिया गया। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो गया तो केवल 4 नेशनल पार्टी रहते हैं। वो होते हैं सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद भारतीय जनसंघ, तीसरा था CPI, और चौथा था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जो कि आपका सोशलिस्ट पार्टी और KMPP, 2 पार्टी को मिलाकर ये पार्टी बनता है। तो 4 इलेक्शन नेशनल पार्टी रह जाते हैं आफ्टर इलेक्शन। स्टार्टिंग में देखे कौन कौन थे? कांग्रेस भी था, KMPP क्या है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इसके अलावा CPI था, भारतीय जनसंघ जो बाद में BJP बनता है, ठीक है, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, उसके बाद RSP यानी कि रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। ऐसे करीबन 14 पार्टीज थे। ये तो कुछ पार्टीज के नाम बताएं, और भी थे, लेकिन आफ्टर इलेक्शन केवल 4 नेशनल पार्टी बचते हैं। तो देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन इज द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी इन इंडियन हिस्ट्री। तो लोगों को लगा भी नहीं था कि इतने बड़े स्केल पे इतना बड़ा इलेक्शन करवाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन फाइनली ये इलेक्शन कंप्लीट करवाया गया। तो काफी बड़ा अचीवमेंट था इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला इलेक्शन। ठीक है, तो उस समय देखिए एज लिमिट क्या थी? 21+ ईयर्स एज लिमिट हुआ करती थी, और 176 मिलियन वोटर्स इंडिया में थे। हालांकि इंडिया में था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर व्यक्ति को जो आपका एक सर्टेन एज से ऊपर है उनको वोट करने का अधिकार दिया गया। इस केस में 21+ सारे लोगों को वोट करने का अधिकार दिया। लेकिन ऐसा सारे कंट्रीज में था नहीं, बहुत ही कम ऐसे कंट्रीज थे जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था, तो उनमें से भारत भी एक था। ठीक है, और सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे था कि देखिए, जनता आपकी 82% तो इलिटरेट थी। ठीक है, और ऑब्वियसली बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल हुआ करता था। आज के टाइम पे देखिए बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल बंद हो गया है, हम लोग EVM पे आ चुके हैं। ठीक है, उस समय 82% इलिटरेट लोग हुआ करते थे। और इलेक्शन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? देखिए, जनवरी 25, 1950 को इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था। और ये जो इलेक्शन करवाने में काफी समस्याएं थी। सबसे पहले तो बहुत बड़ा एरिया कवर करना था, उतने रिसोर्सेज नहीं थे इलेक्शन कमीशन के पास। और आपका इलेक्टोरल रोल्स लिखने में एक बड़ी स्पेशल समस्या आई इनके सामने, कि जो महिलाएं हैं वो अपना नाम नहीं बताती थी। तो बताती थी कि मतलब कोई व्यक्ति है जिसका नाम है लेटस से घनश्याम, तो घनश्याम की माता जी, घनश्याम की मम्मी, या किसी की वाइफ है जिनका नाम है राकेश, तो मैं राकेश की पत्नी हूं। वो अपना नाम नहीं बताती थी, अपने बच्चे के और अपने पति के नाम से अपने को इंट्रोड्यूस करा करती थी। तो ये एक काफी बड़ी समस्या हुआ करती थी उस जमाने में, जिसका समाधान आपका इलेक्शन कमीशन ने ढूंढा और नाम रजिस्टर करवाया। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे पहले न्यूज आर्टिकल की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए बात करते हैं इंडियाज फर्टिलिटी ट्रांजिशन। ठीक है, फर्टिलिटी ट्रांजिशन तो ऐसा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन आपका एक एजेंसी है आपका UN की, जो बताती है कि बाय 2065 इंडिया का पॉपुलेशन जो होगा 1.7 बिलियन हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यहां पे देखिए, लैंसेट रिपोर्ट में भी एक चीज देखी गई है, जो आपका फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 1.29 हो जाएगा बाय 2051। 1.29 हो जाएगा बाय 2051, ऐसा बोला गया है। और आपका जो पॉपुलेशन है आपका स्टेबलाइज कर जाएगा। ठीक है, 2065 से पहले ही स्टेबलाइज कर जाएगा।
स्टेबलाइज करने का मतलब है और ग्रो करना बंद कर देगा, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा, है ना, ग्रोथ बंद हो जाएगा, 1.7 बिलियन से पहले ही बंद हो जाएगा। एक्चुअली आपका सबसे पहला चीज होता है कि जितना आपका पॉपुलेशन है उतना दोबारा रिप्लेस करने के लिए आपका TFR कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 2.1। जैसे आपके हस्बैंड वाइफ है, 2 लोग हैं, इनके जब बच्चे होंगे तो टोटल फर्टिलिटी रेट, इनके अगर 2 बच्चे हुए तो पॉपुलेशन जितने थे उतने ही रहेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाएगी ना। तो टोटल फर्टिलिटी रेट कहा गया है कि 2 से नहीं, 2 से थोड़ा सा ज्यादा 2.1 अगर रीच करता है, क्योंकि कुछ डेथ्स भी होंगी, तो टोटल जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है वो होता है, रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1, जो इंडिया अचीव कर चुका है, ठीक है। लेकिन आगे के समय कहा जा रहा है कि जो आपका TFR है वो और तेजी से कम होने वाला है, ये आपका लैंडसेट का रिपोर्ट ने बताया, ठीक है। अब कुछ टर्म्स के बारे में और जान लेते हैं। देखिए, पहला टर्म हम लोग समझेंगे डेमोग्राफिक शिफ्ट। क्या होता है डेमोग्राफिक शिफ्ट? ये कहता है कि इट इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनमें जब चेंज आपका शो होता है ओवर टाइम, तो जैसे कि कैसा चेंज, साइज, पॉपुलेशन का साइज बढ़ गया, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज एज में चेंज आ गया, एथनिक कंपोजिशन, एथनिसिटी चेंज हो गई, या अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, जैसे कितने परसेंट रूरल थे, कितने परसेंट अर्बन थे, ये परसेंटेज में काफी चेंज आ गया, ज्यादा अर्बन हो गए, पहले ज्यादा रूरल थे। तो इस प्रकार के जब सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं आपके, तो हम लोग बोलते हैं इसको डेमोग्राफिक शिफ्ट। तो क्या रीजन है डेमोग्राफिक शिफ्ट के? पहली चीज तो बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट बताता है भैया कितना ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का। इवन आपका माइग्रेशन का पैटर्न, लोग जो है कंट्री में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक माइग्रेट करते हैं, तो इसके वजह से भी हम लोग देखते हैं डेमोग्राफिक शिफ्ट आता है कुछ रीजियंस में। तो ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म हम लोग बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या होता है एक बार पढ़ते हैं। अ डेमोग्राफिक डिविडेंड इज अ पीरियड ऑफ एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा एक पीरियड जहां पे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफी तेजी से होगा, ठीक है। क्यों? आपके पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ शो होगा। यानी कि एक तरीके से पॉपुलेशन और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये कह रहा है ये आपस में लिंक्ड होते हैं, और पॉपुलेशन के चेंज होने के कारण, पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में चेंज आने के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ में भी फर्क पड़ता है। इसका क्या रीजन है? अच्छा, ये क्यों होता है? ये दिस चेंजेस इज यूजुअली क्रिएटेड बाय डिक्लाइन इन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। यानी कि फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट, मतलब जन्म का दर और मृत्यु का दर, इनके चेंज होने पर ऐसा होता है। अच्छा, अब यहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड बताया। देखिए, पॉपुलेशन के चेंज होने पर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में आपका जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जिसको कहते हैं आपका 15 से 64 का जो एज है, ये पॉपुलेशन जो है आपका नॉन वर्किंग एज, यानी कि एक तो 0 से 14, और मतलब 0 से लेके 14 साल के बच्चे होते हैं, वो तो कोई इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो तो डिपेंडेंट है। और 65 प्लस जिनकी एज ज्यादा हो गई है, वो भी इकोनॉमी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो इनको बोलते हैं नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। जब आपका वर्किंग पॉपुलेशन आपका ग्रेटर हो जाता है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, ठीक है, तब आप ये समझ रहे हैं कि वर्किंग लोग अगर कंट्री में ज्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी ना। तो ऐसा अगर सिचुएशन कभी आ जाता है, पॉपुलेशन में ऐसा चेंज आ जाता है जिसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आपका इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है आपके पास, ठीक है। अच्छा, दिस कैन हैपन व्हेन द कंट्री हैज बोथ इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ यंग पीपल एंड डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। तो यंग पीपल के नंबर आपके इंक्रीज होते चले जाते हैं और फर्टिलिटी रेट भी आपका कम होता है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेन हमारा मुद्दा है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की एक थ्योरी कहती है कि आपके कुछ फेजेस में आपका पॉपुलेशन में चेंज आता है, ठीक है। चेंज किस में आता है? स्टार्टिंग में जिस कंट्री की पॉपुलेशन में देखिए डेथ रेट और बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होते हैं। देखिए, ये वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं, आपका ये डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई है। ये पिंक कलर से बर्थ रेट बताया है, ब्लू कलर से डेथ रेट बताया है, दोनों ही हाई है। तो ये होता है सबसे पहला फेज, ठीक है। इस समय देखिए हेल्थ केयर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती, हेल्थ केयर आपका अच्छा नहीं होता, और एजुकेशन भी लोगों में काफी कम होता है, ठीक है। हेल्थ केयर अच्छा नहीं होने की वजह से देखिए डेथ रेट ज्यादा होता है, ठीक है, डेथ रेट आपका हाई होता है। और एजुकेशन ना होने की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, बर्थ रेट काफी हाई होता है, तो उनको पता नहीं होता पॉपुलेशन कंट्रोल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो लोगों में एजुकेशन की कमी है, और आपके ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के क्या नुकसान है उनको पता नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपके बर्थ रेट भी आपका ज्यादा होता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एजुकेशन इंक्रीज होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ती हैं, तो देखिए हेल्थ केयर फर्टिलिटीज बढ़ने, जब फैसिलिटी बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, डेथ रेट आपका अचानक से कम हो जाएगा, ठीक है।
और एजुकेशन भी बढ़ रहा है तो धीरे धीरे बर्थ रेट भी कम आता है। लेकिन डेथ रेट के कम आने की वजह से आपका देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। ये सेकंड फेज है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, जब आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड करता है और फिर एक फाइनल स्टेज आता है जहां पे आपका अब क्या हो गया, आपका हेल्थ आपका काफी अच्छा है तो ऑब्वियसली आपका डेथ रेट जो है वो आपका कम है। इसके अलावा आपका एजुकेशन अच्छा है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो इसलिए आपका बर्थ रेट भी कम हो जाता है, आपका बर्थ रेट भी कम हो जाता है। ऐसा अगर सिचुएशन कभी आए तो आप ये समझ लीजिए कि आप देखिए ये है अंडर डेवलप्ड का सिचुएशन, जब आपका कंट्री जो है अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड फेज होता है जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, ये आपका डेवलपिंग फेज है। डेवलपिंग फेज है, यहां पे देखिए आपका जो बर्थ रेट है इतना कम नहीं हुआ है, बर्थ रेट तो आपका हाई है लेकिन आपका हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ने के कारण डेथ रेट में कमी आ गई है तो आपका पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो करता है। और जब हम लोग डेवलप्ड स्टेट में पहुंचते हैं, जब कंट्री में देखिए एजुकेशन अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा, हेल्थ अच्छा है, तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है जब आपका डेथ रेट भी कम है, बर्थ रेट भी कम है। ये देखिए पहला फेज हो या हमारा आखिरी फेज हो, दोनों में आपका जो पॉपुलेशन है आपका स्टेबल रहता है, ठीक है। जब हम लोग अंडर डेवलप्ड थे तब भी पॉपुलेशन स्टेबल था, ठीक है, और जब हम लोग डेवलप्ड हो जाएंगे, डेवलप्ड हो गए हैं तब भी हमारा पॉपुलेशन स्टेबल होगा, ठीक है। तो अनस्टेबल पॉपुलेशन तब होता है जब हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट जो आपका फेज होता है, जब आपका बर्थ रेट कम है, मतलब डेथ रेट आपका कम होता है बट लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शो होता है, ठीक है। ये आपका डेवलपिंग फेज है। आई होप ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इंडिया में देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्यों हो रहा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया में, क्यों शो हो रहा है। पहली चीज तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो, और ऑब्वियसली इंप्रूव हाउसिंग कंडीशंस है, बड़े अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, बेसिक एमिनिटीज लोगों की पूरी हो रही है, ठीक है, पूरी हो रही है, एजुकेशन अच्छा है तो वो लोग बेटर फैमिली प्लानिंग करने योग्य होते हैं, अच्छी फैमिली प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अच्छी फैमिली प्लानिंग करेंगे तो देखिए बर्थ रेट आपका कंट्रोल में आएगा और इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा आएगा तो डेथ रेट भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा, कम में आ जाएगा, यानी कि थर्ड फेज में पहुंचने की तैयारी है। इसके अलावा देखिए आपका इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है, क्यों, हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ रही है ना, ठीक है। अच्छा क्यों, क्योंकि देयर इज नो नीड फॉर लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन। स्टार्टिंग में देखिए जब हेल्थ केयर सिचुएशन अच्छी नहीं होती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि कुछ का तो डेथ हो जाएगा, सब लोग देखिए एंड डेज तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं। और क्योंकि लोगों का मानना है कि भाई ओल्ड एज में सपोर्ट बच्चे प्रोवाइड करेंगे तो इसलिए मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब होने को करते हैं। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता है और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होता है तो आपका देखिए लोग आपका लार्ज नंबर ऑफ बच्चे पैदा नहीं करते, तो आपका फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR आपका नीचे की तरफ आता जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए वुमेन का एजुकेशन में पार्टिसिपेशन, वुमेन मतलब महिलाओं का एजुकेशन ज्यादा होता है, महिला ज्यादा आपका वर्क रेट में मतलब पार्टिसिपेट करती है, वर्क पार्टिसिपेशन रेट यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रही है, ठीक है। केवल बच्चे पालने का काम आप नहीं कर रही है फीमेल, वो आपके लेबर फोर्स में आपका कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है आपका TFR के फॉल करने का, TFR आपका गिरने का, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होंगे तो उनके चाइल्ड केयर पे फोकस कम करना पड़ेगा, तब महिलाएं आपका वर्क में फोकस ज्यादा कर पाएंगी, यानी कि इकोनॉमिक आपका कंट्रीब्यूशन में ज्यादा फोकस कर पाएंगी। तो ये भी एक रीजन रहता है आपका TFR के कम होने का। तो ये तो हमने देखा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया में आ रहा है, ठीक है। अच्छा क्यों, अब दूसरी बात ये है कुछ तो चैलेंजेस भी होंगे, आपका TFR कम हो रहा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होने वाला है, ठीक है, हम लोग डेवलप स्टेज में पहुंचने वाले हैं, उसके कुछ नुकसान भी है। देखिए TFR कम हो रहा है अच्छी बात है, तो डिपेंडेंसी रेशियो आपकी गिरेगी, डिपेंडेंट्स लोग कम हो जाएंगे और वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, डिपेंडेंट आपके कम हो जाएंगे, तो ये तो एक अच्छी बात है। और लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा, ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होगा, लेकिन ये कुछ सालों तक। अब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है अभी ज्यादा है, कुछ समय बाद वो तो बूढ़े हो जाएंगे, तब आपका एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा कुछ ही समय तक मिलेगा हमको, और TFR डिक्रीज करने पर कुछ समय बाद आपका एल्डरली पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगा कंट्री में, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी बात आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ये जो TFR आपका कम हो रहा है ये सारे स्टेट्स में नहीं है, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड ऐसे स्टेटों में आपका जो रिप्लेसमेंट लेवल है वही पहुंचने में भी काफी समय है, जो कि 2.1 का है, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। दूसरी बात, लेबर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन आगे कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि हमने बताया मैनेजिंग एजिंग वर्कफोर्स,
ये जो वर्कफोर्स आपका एज हो रहा है इसको मैनेज करना है आगे चल के। और ये जो केवल आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वर्किंग एज में लोग हैं लेकिन उनकी अगर पढ़ाई लिखाई ठीक से ना हो, यानी कि वो स्किल्ड ना हो, तो उस यंग पॉपुलेशन का क्या फायदा? आपके पास एज है, आप यंग है, लेकिन आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो इकोनॉमी में क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है। तो जरूरी है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बना के लोगों का स्किल डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये दो चैलेंजेस को हम लोग डील करेंगे। पहले तो आगे चल के जो एजिंग पॉपुलेशन है उसको डील करना है, और अभी की जो पॉपुलेशन है उसको ज्यादा स्किलफुल बनाना है, ठीक है, अगर हम कंट्री की प्रॉपर ग्रोथ चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई अपॉर्चुनिटीज है। पहली बात देखिए, लेबर प्रोडक्टिविटी तो हाई हो जाएगी। क्यों भाई? रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी आएगी ना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, और रिसोर्सेस हमारे पास ज्यादा होंगे, उसका री एलोकेशन कर सकते हैं हम लोग। भाई लोग कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन अगर डिक्रीज करेगी तो रिसोर्स को री एलोकेट कर सकते हैं ना, उनके एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, भाई वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है क्योंकि चाइल्ड केयर में एंगेजमेंट आपका कम होगा। जब बच्चे आपके कम होंगे, मतलब एक हस्बैंड वाइफ की अगर मान लो एक ही बच्चा है, तो जो महिला के ऊपर जो क्या कहते हैं चाइल्ड केयर का जिम्मेदारी होता है वो कम होगा। वो अगर कम होगा तो एक वर्क फोर्स का एक पार्ट बन पाएगी और कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर पाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटीज भी हैं इस प्रकार के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्पेशल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे लेबर फोर्स काफी ज्यादा सरप्लस में होता है और वो जहां पे इंडस्ट्रीज है वहां पे आपका माइग्रेट कर जाते हैं, तो ऐसे स्पेशल रीडिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन में एशिया 2050 रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि भाई इंडिया को फोकस करना है किस पे? स्किल डेवलपमेंट में, सेक्टोरल और स्पेशल रीडिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करेंगे और वुमेन के पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स पे फोकस करने की जरूरत है अगर इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक प्लेयर बनना चाहता है, और इस राह पे इंडिया काम भी कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है, इसके लिए ऑब्वियसली स्किल डेवलपमेंट काफी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का हार्नेस कर सकते हैं, अच्छा यूज कर सकते हैं, तो इंडिया का जो ग्लोबल इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज करेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगा, ठीक है। और पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता है। देखिए हेल्थ केयर में फोकस करिए, एजुकेशन में फोकस करिए, स्किल डेवलपमेंट में, क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है उनका आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करना जरूरी है। और इसके साथ साथ जो मार्जिनलाइज लोग हैं, महिलाएं हैं, उन पे फोकस करिए ताकि आप इंक्लूसिव ग्रोथ कर सके, मतलब सबको साथ में लेके सबका साथ में ग्रोथ कर सके, ठीक है। उसके लिए मार्जिनलाइज्ड और वुमेन पॉपुलेशन पे फोकस करने की आवश्यकता है। तो पॉलिसी कुछ इस प्रकार से बनाना है कि इन सारी चीजों पे ध्यान रहे, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं ऑन GS2। नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो में GS3 की बात करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।